नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान बॉर्डर पर अड़िग है। गिरते पारे के बीच किसानों के हौसले बुलंद है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो जब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कि तीनों नए कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर भी अब बवाल शुरू हो गया है। किसान आंदोलन को लेकर कैसे गर्मा रही है सियासत, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों को दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन करते हुए 49 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है। 9वें दौर की मुलाकात बेनतीजा रहने के बाद दोनों पक्षों के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार को इस बार होने वाली बातचीत से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कोई न कोई विकल्प जरूर मिलेगा और मामले के निपटारे की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि सरकार भी अपना मत साफ कर चुकी है कि नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, किसान संगठन उस पर भी सवाल उठा चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से बवाल हो रहा था। वहीं सिंगो बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भी हजारों किसान धरना दे रहे हैं। सर्दी के चलते तापमान काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद बॉर्डर पर बैठे बुजुर्ग किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते वो घर वापसी नहीं करेंगे। ये भी तो लाठी का जवाब लाठी दे देंगे और गोली का गोली दे देंगे और 26 तारीख में चलेंगे। 50 दिन कम नहीं होते हैं। 50 दिन नहीं, चाहे 50 साल हो जो, ये भी तो आर पार का सौदा हमारा ऋण का बहुत होली। धर्म अधर्म की लड़ाई। हम दिल्ली जाएंगे 26 में। चतोई हमारी 2 ही तो मांग है हमारी, और चतोई न पूरी करे ने 26 में दिल्ली जाएंगे। जो किसी इसमें ताकत है वह लगा लियो, हम हर गज रुके नहीं। क्या आगे का रहने वाला? देखो, ये सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत गोल्डन चांस है। तो बताओ, मैं पूरी दुनिया की हिंदुस्तानी नज़र यहाँ पर लगी हुई है। कल की 15 तारीख में सुप्रीम कोर्ट भी इनको यह लताड़ मार चुकी है। किसान यहाँ ठंड में मर रहा है, लेकिन इनके दिमाग में बात है कि जो है ये चले जाएंगे चले जाएंगे। देखो सुन लो, अब की बार अभी LIO का फ़ोन आया था इंस्पेक्टर मेरे पास में कि क्या गाँव की पोजीशन है। पहले 8-7 दिन हम लोगों को खुशामद करके यहाँ लाए, वहाँ चलना है। आज स्थिति दूसरी आ रही है। वे आवे कि राशन क्या लावे, राशन में क्या चीज लावे, क्या आइटम लावे, मतलब जन जागरण है। 50वां दिन हो चुका है। क्या 15 तारीख को बनेगी बात? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सद्बुद्धि दे कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी लताड़ मार चुकी, तुम कहें की बात करे? अरे जमीनी बात करो ना। सरकार किसी भी तरह आंदोलन को खत्म करने की कवायद में है, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। सिंगू, टीकरी, गाजीपुर समेत कई छोटे बॉर्डर पर भी किसानों ने डेरा जमाया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत लगातार आंदोलन तेज करने का आह्वान कर रहे हैं। चलेगा, लंबा चलेगा अभी आंदोलन। हाँ। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि कितना लंबा चलेगा। अभी तो एक फसल का आंदोलन भी नहीं हुआ। हाँ भाई, गेहूं बोकर लोग आए, गेहूं कट जान दो। हाँ, उस तक का तो इंतजार करो ना। एक फसल का भी ऐसा क्या सरकार एक फसल का आंदोलन भी नहीं झेल पाती। हाँ, क्योंकि आज देखिए, आज सुबह का वक्त तो बहुत ज्यादा ठंडा था। बुजुर्ग किसान, महिलाओं को लेकर भी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है, तो क्या कहें? ठीक करा उन्होंने, चिंता जाहिर करी, ठीक करी। तो आपने फिर समझाया अभी थोड़ा बहुत? हाँ, कि समझाया। क्या कह रहे हैं बुजुर्ग किसान? क्या कह रहे हैं? वो जान नहीं रहे। क्या कहते हैं? अगर आप बताते हैं तो क्या कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि यहीं रहेंगे हम तो, हमारे नाम तो जमीन है, हम तो आंदोलन करने आए। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। जनवरी को जो ट्रैक्टर लिया वो उसका बड़ा साहब लखा में ट्रैक्टर आएगा और असी मतलब
16 ਤਰੀਕ को 15 ਤਰੀਕ को मीटिंग तो बाद 16 तरीक को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। उस पर ਅਸੀਂ तय करेंगे कि किस पासे के रूट बनाना है, किमें जाना है। ये 16 तरीक को तय होएगा तो 26 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਡਾ राइट है, जे सेंटर सरकार बोलती है कि सबको डेमोक्रेसी है तो उसको सत्ता देना चाहिए, किसानों को ऑपरेट में शामिल होना। अभी ट्रैक्टर अपने लेकर उस ऑपरेट में शामिल होइए और किस पासे की जाना है 16 तरीक को तय करेंगे। वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का धरना जारी है। एक तरफ सरकार आंदोलन को खत्म कराने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं। इसी क्रम में नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने पहले तो अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पीटी की, उसके बाद सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया गया। इसके अलावा विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस किसानों की मांग जायज है और सरकार को जल्द से जल्द इन्हें मान लेना चाहिए। राज्यपाल से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी सेशन बुलाया जाए। हालात परिस्थिति ऐसी है प्रदेश में, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जब मुख्यमंत्री अपनी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, हालांकि तो नहीं, ये है आज किसी को भी किसी की उकसाने के काम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को मैंने ये कहा था, भाई उकसाओ मत। आज बहुत गंभीर स्थिति है, लोगों की भावना जुड़ी हुई है, तो परिस्थिति ऐसी है, तुरंत सेशन बुलाना चाहिए। और जो हमारा अविश्वास पत्र है, प्रस्ताव है, वो हम रखेंगे सेशन शुरू होते ही। जाहिर है किसानों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटने वाले और 26 जनवरी को किसानों ने राजपथ पर परेड करने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि 10वें दौर की बैठक से उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन को थामने के मूड में कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। दरअसल किसान आंदोलन के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इन 4 में से एक सदस्य यानी भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग रखने के पीछे किसानों की भावनाओं को कारण बताया है। उन्होंने कारण बताते हुए एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उनकी तरफ से दरअसल लिखा गया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार जताता हूं, लेकिन एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसी भी पद का त्याग करने को तैयार हूं। मैं पंजाब और देश के किसानों के हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करूंगा, ये उन्होंने कहा है। मैं समिति से खुद को अलग कर रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा, ये इस चिट्ठी के जरिए भूपिंदर सिंह मान की तरफ से कहा गया है। गुरुवार का दिन प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। देश की पहली एयर टैक्सी को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के बीच चलेगी, जिससे अब चंडीगढ़ और दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय हो सकेगी। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चंडीगढ़ हिसार फ्लाइट का उद्घाटन किया। ये उड़ान एक एयर टैक्सी के तौर पर होगी। इसकी वजह से चंडीगढ़ और हिसार के बीच की दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का दिन भी हमारे जीवन का बहुत ही एक उज्जवल दिन होता है कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ती हैं तो एक उज्ज्वलता का एक प्रतीक है। और उसी दिन आज हमने जो एक नई यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हवाई एयर टैक्सी की सर्विस ये शुरू करवाई है। जो शुरू करने वाले हमारे कैप्टन वरुण सुहाग हैं, जो सीईओ हैं एयर टैक्सी कंपनी के, और उन्होंने इसको शुरू किया है। ये केंद्र सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसके अंतर्गत ये स्कीम है। एक VGF का जो इसका आधार है कि कुछ सहायता केंद्र सरकार करेगी और कुछ पैसेंजर से और पैसा लिया जाएगा। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार की सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है। सारी जो जानकारी हमें मिली है, 4 सीटर ये छोटा जहाज़ है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज़ एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। तो एयर टैक्सी के नाते से कम संख्या होने पर भी, और ये
इसकी सेवा का उपयोग लोग जो कर सकेंगे। दूसरे चरण में हिसार, चंडीगढ़ से हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। ये देश की पहली एयर टैक्सी है। एयर टैक्सी की शुरुआत वरुण सुहाग ने की है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष बलवीर सुहाग के बेटे हैं वरुण। टैक्सी की बुकिंग ऑनलाइन भी हो सकती है। इसका किराया लगभग 1755 रुपए होगा। हिसार से देहरादून के बीच उड़ान शुरू की जाएगी और इसका किराया 2500 रुपए के आसपास होगा। वहीं तीसरे चरण में हिसार से धर्मशाला के बीच टैक्सी शुरू की जाएगी। हिसार धर्मशाला की दूरी 1.5 घंटे में पूरी हो पाएगी और इसके लिए एयर टैक्सी 2500 रुपए किराया वसूलेगी। चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा में 4 लोग पायलट समेत सवार हो सकेंगे। एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर भी बुक किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अंबाला के नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने वाली शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद की शपथ ली। अंबाला की कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। शक्ति रानी शर्मा के शपथ लेने के बाद सभी 20 नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी शपथ ली। अंबाला के नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने वाली शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद की शपथ ली। अंबाला की कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। शक्ति रानी शर्मा के शपथ लेने के बाद सभी 20 नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी शपथ ली। आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के भी 7 पार्षद चुने गए हैं, जिन्होंने इस दौरान शपथ ली। शहर के डीएवी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। I, Srimati Shakti Rani Sharma, have been elected head of the Municipal Corporation of Ambala, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. डीएवी ऑडिटोरियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सभी 20 पार्षद मौजूद रहे और सभी को एक-एक कर कमिश्नर ने शपथ दिलाई। दोपहर 12 बजे से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। शक्ति रानी शर्मा मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ चर्चा करती हुई भी नजर आईं और शपथ ग्रहण समारोह के आखिरी वक्त में टीम के साथ खड़े होकर एकजुटता का संदेश भी दिया। शक्ति रानी शर्मा के ऊपर अंबाला के विकास की जिम्मेदारी है। उन्होंने मेयर पद की शपथ लेने के बाद लोगों को भरोसा दिलाया कि अंबाला का चहुमुखी विकास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अंबाला के लोगों को मौका देने के लिए नमन भी किया। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए कवर करने के लिए, और अंबाला वासियों को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। मैं ये अवसर बहुत ही अहम समझती हूँ। उन्होंने जो मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और इस शहर के लिए जो भी कार्य मुझे सौंपा गया है निगम के माध्यम से, मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ पूरा करूंगी। नगर निगम दफ्तर पहुंचते ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। वहां शक्ति रानी शर्मा ने निगम कमिश्नर के साथ बैठक की और अंबाला को स्वच्छ शहर बनाने पर चर्चा की। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला उनका परिवार है और शहर की साफ सफाई उनकी प्राथमिकता रहेगी। जाहिर है शक्ति रानी शर्मा को मेयर पद के लिए चुनकर शहर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अंबाला वासियों को शक्ति रानी शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं और इसके साथ ही शक्ति रानी शर्मा ने भी साफ कर दिया है, अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और शहर का सर्वांगीण विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
अंबाला में कांग्रेस के वार्ड 5 में कांग्रेस से चुने गए पार्षद राजेश मेहता ने कांग्रेस को छोड़कर हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम लिया। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने राजेश मेहता को अपनी मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कराई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने राजेश मेहता का मुंह मीठा कराया और फूल माला डालकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पार्षद राजेश मेहता ने कहा कि उन्होंने पहले 10 साल पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ मिलकर काम करते हुए शहर का विकास किया था। अब भी वो विकास करवाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ आए हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जन चेतना पार्टी में राजेश मेहता का स्वागत है और अब मिलकर शहर का चहुमुखी विकास किया जाएगा। और इनकी जो सूझबूझ है, इनकी जो एक्सपीरियंस है, उसका फायदा हम भी देना चाहेंगे, पार्टी को भी आएगा। तो जैसा जैसा समय होएगा वो देखेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी अंबाला के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उसमें हमारे साथ मिलकर विकास कराना चाहते हैं, वो अगर हमारे साथ आएंगे तो हमें खुशी होगी। देखिए, आज सैकड़ों साथी मेरे साथ आए हैं। अच्छा, जो वार्ड से भी हैं और शहर के अलग अलग साथी भी हैं। नहीं, कांग्रेस का वर्कर्स कौन कौन से? कांग्रेस के ही साथी हैं। कांग्रेस साथी। और ये आपको शायद मालूम है कि पूरे जितने 20 वार्ड हैं, शायद सबसे ज़्यादा वोट से जीते। प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में 85,480 कोविशील्ड की डोज पहुंच गई है और इसके साथ साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल, पानीपत, रेवाड़ी की और जींद की, जहां पर कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। अब ऐसे में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है और उसी को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीन की डोज अलग अलग जिलों में पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में भी पहुंच चुकी है, करनाल में भी, पानीपत में भी, जींद में भी और रेवाड़ी में भी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप गुरुग्राम पहुंच गई है, जहां 85,480 कोविशील्ड और 3,500 कोवैक्सीन की डोज आई है। गुरुग्राम को जिला और रीजनल वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। गुरुग्राम से 4 अन्य जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम को करीब 45,000 वैक्सीन मिलेगी। कोरोना को हराने के लिए देसी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन गुरुग्राम में पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। गुरुग्राम को जिला और रीजनल वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। यहां से गुरुग्राम से दूसरे जो और 4 जिले हैं हरियाणा के, वहां पर ये वैक्सीन जो है वो भेजी जाएगी। फिलहाल जो आज गुरुग्राम में पहली खेप आई है वो कोविशील्ड वैक्सीन की 85,480 वैक्सीन पहुंची है। इसके अलावा कोवैक्सीन की 3,500 वैक्सीन को यहाँ गुरुग्राम के पटौदी में लाया गया है, जहां पर ये स्टोर बनाया गया है, जहां पर वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाएगा। तो ये यहाँ पटौदी में रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर बनाया गया है, जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसको रखा जाएगा। पहली खेप गुरुग्राम में पहुंच चुकी है। देश के कई शहरों में इससे पहले ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई थी। कई दिनों से गुरुग्राम और हरियाणा के लोगों को भी इंतजार था कि कोरोना की इस महामारी को हराने के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है देश में, वो कब पहुंचेगी। तो वो इंतजार अब आखिरकार खत्म हो गया और यहाँ से न केवल गुरुग्राम बल्कि फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और मेवात 4 अन्य जिलों में भी वैक्सीन जो है यहीं से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो आज जो खेप पहुंची है वो 85,480 कोविशील्ड और कोवैक्सीन करीब 3,500 यहाँ पहुंची है, जिसमें से गुरुग्राम में बात की जाए तो करीब 45,000 वैक्सीन गुरुग्राम के लिए है। इसके अलावा 20,000 फरीदाबाद, 7,000 मेवात और 5,000 वैक्सीन जो है रेवाड़ी और पलवल के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। जब वैक्सीन यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, जो सीएमओ है डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आखिरकार इंतजार जो है वो खत्म हो गया। गुरुग्राम को भी जो है पहली खेप कोरोना वैक्सीन की मिल गई है। कितनी वैक्सीन आई हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? गुड़गांव रीजनल वैक्सीन स्टोर भी है इस क्षेत्र का, जिसमें हम अन्य 4 जिलों को कवर करेंगे। गुड़गांव को भी अगर हम उसमें साथ में इंक्लूड करेंगे,
जो अन्य ज़िले हैं वो फरीदाबाद, नूंह, पलवल और रेवाड़ी को हम इंक्लूड करेंगे। आज हमने जो कोविशील्ड की पहली खेप जो रिसीव की है वो 85,480 की रिसीव की है, 85,480, जिसमें गुड़गांव के 44,950 वैक्सीन जो है। अगर फरीदाबाद की बात करूं तो 19,980, नूंह की बात की जाए तो 7,120, पलवल की बात की जाए तो 5,080 और अगर रेवाड़ी की बात की जाए तो 5,670। इसमें आर्म फोर्सेस के लिए भी 60 जो है वैक्सीन जो रिसीव करी गई हैं। कुल मिलाकर जैसे मैंने बताया 85,480। इसके अलावा दूसरी एक वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसकी भी हमें एक पहली खेप आज ही रिसीव हो जाएगी शाम को 5 बजे तक। वो 3,500 वायल हमें एक्स्ट्रा दोबारा से शाम को मिलने जा रही हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि 16 तारीख से पहला टीकाकरण शुरू होना है, तो वहाँ जहाँ जहाँ टीकाकरण होगा तो वहाँ किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से वहाँ ट्रांसपोर्ट इसको किया जाएगा? देखिए, अभी जो 16 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं पूरे देश में, वो तकरीबन 5,000 जगह पर टोटल साइट्स बनाई गई हैं जहाँ पर ये होगा। हरियाणा में 113 साइट बनाई गई हैं और गुड़गांव में 6 साइट बनाई गई हैं, जिसमें वजीराबाद 2 वे कम्युनिकेशन है, जहाँ संभवतः प्रधानमंत्री हमसे बात कर सकते हैं या हमारे वर्कर से बात कर सकते हैं। पहले दिन सिर्फ 6 जगह पे वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी सिर्फ 600 लोगों को, एक सेंटर पे 100 लोगों को लगाई जाएगी। आने वाले दिनों में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो हमने गुड़गांव में 161 सेंटर बनाए हैं, क्या उनमें सभी में एक साथ वैक्सीन लगाई जा पाएगी या ओवर द पीरियड या कुछ दिनों में या हफ्ते में या 2 हफ्ते में जैसे भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, वीरवार और शनिवार संभवतः हम इनिशियली ये शुरुआत किए जाएंगे। ये फैसला कल हर जो प्रत्येक शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, ये फैसला कल उस डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में किया जाएगा। तो चलिए, आखिरकार जो इंतजार है गुरुग्राम का वो खत्म हो गया और गुरुग्राम के साथ साथ गुरुग्राम को रीजनल वैक्सीन स्टोर बनाया गया, तो यहाँ से बाकी 4 जिलों को भी वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 16 तारीख को जो टीकाकरण हो रहा है, हरियाणा के 113 सेंटर्स होंगे जहां ये टीकाकरण होगा, और गुरुग्राम की बात कर लें तो 6 जगहों पर जो है कोरोना वैक्सीन जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है उन्हें लगाई जाएगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।